नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम शिवराज ने ट्वीट के जरिए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी की संबोधन की एक अलग ही विशिष्ट शैली थी। वो जब विधानसभा के सदन में अपनी बात रखते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। हमारे नेता स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की भी पुण्यतिथि है और जीवन भर परिश्रम पूर्वक और बहुत कुशलता से उन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार किया और भारतीय जनता पार्टी को जन जन के बीच ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब वो बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। पटवा शैली ही थी उनके बोलने की शैली को कहा जाता था। वो सदैव हमारी। वहीं मध्य प्रदेश में अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले टीनेजर्स लड़के लड़कियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके लिए 1 जनवरी 2022 से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और इसके बाद ही इन्हें टीका लगाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है और जिसमें 15 से 18 वर्ष की उम्र के बीच वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों को भी सुरक्षित रखने के लिए हम सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। प्रदेशवासियों से अपील है कि कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। बता दें कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप, कोविन पोर्टल पर आधार के अलावा 9 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं और इसमें स्कूल का परिचय पत्र भी मान्य होगा। 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा। वहीं वैक्सीनेशन के अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में बंद को लेकर किसी भी प्रकार के अन्य कोई प्रतिबंध फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे। नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा और आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। अन्य सभी कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे। मध्य प्रदेश में आज 42 पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति नियंत्रण में है लेकिन धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से 30-40 के बीच में ही है, लेकिन हर तरह की सावधानी रखनी है। आज हम वर्तमान परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में और कौन सी चीज जोड़ी जाए उसका भी फैसला करेंगे और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान किया है 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का, उसकी रणनीति भी हम लोग बनाएंगे ताकि 3 तारीख से उस टीकाकरण के अभियान को भी हम सुचारू रूप से चला के अपने बच्चों को भी पूरी सुरक्षा दे पाएं और कोविड से सुरक्षा का कवच उनको ठीक से मिल जाए। बाकी हर चीज पर हम नजर रखे हुए, व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल का दौर जारी है। एक तरफ सभी को मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि बीजेपी की नीति रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ देने के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति को न्याय दिया। ओबीसी का भी पंचायत चुनाव में आरक्षण का जो अधिकार है वो भी रहना चाहिए। सबको न्याय देने का हर संभव प्रयास है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ अब समाज को आगे लेकर बढ़ते जाना है।
सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति को भी न्याय दिलाया गया। ओबीसी आरक्षण को भी पंचायत चुनाव में अधिकार है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको न्याय मिले। इधर शिवराज सरकार ने ओबीसी वोटरों की गिनती के लिए भी सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 7 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और पंचायतवार और वार्डवार जानकारी मध्य प्रदेश शासन को भेजी जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की बात मध्य प्रदेश ने लागू की। अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय दिया। ओबीसी का भी जो अधिकार है पंचायत चुनाव में आरक्षण का, वो भी रहना चाहिए। और इसलिए सबको न्याय देने के लिए हर संभव प्रयास। प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर 2021 द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। ये फैसला विधि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है और उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। सचिव वीएस जामोद ने कहा है कि विधि विशेषज्ञों से ली राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है उसे वापस कर दिया जाएगा। आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर राय शुमारी की थी। मंगलवार को ही बैठक में आयोग के आयुक्त वसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग वीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे और पंचायत चुनाव पर अब आधिकारिक तौर पर रोक लग गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया था जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को पंचायत चुनावों की घोषणा की थी। इसके बाद से ही ये तय था कि नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव नहीं हो सकेंगे। इससे पहले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को राज्य और केंद्र सरकार ने चुनौती दी है और इन याचिकाओं पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इसके बाद ही तय होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव किन परिस्थितियों में और किस व्यवस्था के तहत होने हैं। वहीं अध्यादेश निरस्त होने के बाद कमलनाथ सरकार के समय 2019 में लागू की गई परिसीमन व्यवस्था लागू हो गई है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराने हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग को कमलनाथ सरकार के समय बने कानून के तहत वैसा करना होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को क्या कहता है। उस पर पंचायत चुनाव का भविष्य टिका हुआ है। राज्य विधानसभा पहले ही संकल्प पारित कर चुकी है कि पंचायत चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ। ऐसी परिस्थिति में राज्य और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत चुनाव में देना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में यादव समाज के तत्वाधान में आयोजित गीता जयंती और वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कालीचरण के मामले पर एक भी भाजपाई का निंदा बयान नहीं आया। भाजपाई कभी गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते। गोडसे इनके दिलों में विरासता है और उनकी मंशा भी वही है। वे दिखावे के लिए महात्मा गांधी की जय बोलते हैं। कालीचरण के ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने कहा कि जीवन भर गौमाता की सेवा करने वाले यादव समाज की लगातार अनदेखी की गई, लेकिन हमने इन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध किया। इसी के साथ उन्होंने खरखरा डैम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर और खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नाम दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। उन्होंने यादव समाज के भवन के लिए 25 लाख रुपए देने, शहर में पानी टंकी और ओपन जिम की घोषणा भी की। वहीं भोपाल में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर चल पड़ा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को नासमझ बच्चा बता दिया। इसके बाद बीडी शर्मा ने भी पलटवार किया है और पहले दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर पंचायत के कामों में कमीशन लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज की हुकूमत गांव से लेकर
जिले तक पंचायत के कामों में 20% कमीशन ले रही है। ये वसूली पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के माध्यम से उनके लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए गलत निर्णय लिया था। इसके लिए नियम कानून को दरकिनार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं होना देना चाहते हैं क्योंकि चुनाव होने से शिवराज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कांग्रेस ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है वाले आरोप के संबंध में बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1994 में पंचायत राज संविधान में संशोधन करके चुनाव कराए थे, जिसमें ओबीसी वर्ग को 25% का आरक्षण दिया था। बीडी शर्मा बच्चे हैं, ना समझ हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वैसे दिग्विजय ने गलत नहीं कहा है, वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूं, और जहां तक नासमझी का सवाल है, या तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, या फिर जब उम्र ज्यादा हो जाती है तब लोग नासमझ हो जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी है। मैं कहना चाहता हूं वैसे उन्होंने गलत नहीं कहा है। वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूं। और जहां तक नासमझी का सवाल है, तो या तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है, तो मेरी उम्र 50 साल हो गई है, या फिर जब उम्र ज्यादा हो जाती है तब लोग नासमझ होते हैं। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ बचपन का प्यार गाने से सुर्खियों में आया सहदेव दिर्दो नाम का लड़का सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। सहदेव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शबरी नगर में सड़क हादसे में घायल सुकमा के गायक सहदेव दिर्दो को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सहदेव के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर टिंकू सिंह ने बताया कि सहदेव की हालत फिलहाल ठीक है, वो अभी होश में है और परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सहदेव का हाल जानने के लिए सुकमा के कलेक्टर विनीत नंदनवार और एसपी सुनील शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंच गए। सहदेव अपने परिचित के साथ बाइक पर सवार होकर सुकमा जिला मुख्यालय में ही कहीं जा रहा था और इस बीच जिले के शबरी नगर में बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे सहदेव गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन सहदेव को जिला अस्पताल पहुंचाया है। सहदेव के साथ जो उनके परिचित बाइक चला रहे थे, उन्हें मामूली चोट ही आई। वहीं रैपर बादशाह को भी घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने फोन करके सहदेव के परिजन और सहदेव के साथ रह रहे पिंटू से 3 मिनट तक करीब बात की। पिंटू ने बताया कि बादशाह ने सहदेव का हालचाल जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी मदद हो वो बेझिझक होकर उनसे कहें। वो और उनके साथ उनकी पूरी टीम सहयोग के साथ खड़ी हुई है। हर संभव मदद की जाएगी और हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद बताया जा रहा है कि बादशाह सहदेव को वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तेजी पकड़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश भर में 22,600 से भी ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। इसमें कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। ये पिछले 4 महीनों के दौरान एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। आखिरी बार 21 अगस्त को मरीजों की संख्या 74 तक पहुंची थी और उसके बाद यह संख्या 60 से नीचे ही रही। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा 14 मरीज रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिलों में सामने आए हैं। वहीं रायपुर में ऐसे 13 मरीजों का पता चला है। बिलासपुर में 9 और दुर्ग के 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जशपुर में 5, सूरजपुर में 4, बलौदाबाजार और बस्तर में 1-1 मरीज सामने आया है। वहीं संक्रमितों में बच्चे भी शामिल हैं। जसपुर में 1 और रायपुर में 2 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। रायगढ़ नवोदय विद्यालय के 2 और बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 5 दिन में रायगढ़ में अब तक 26 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को भी रायगढ़ नवोदय विद्यालय का 1 विद्यार्थी और स्कूल के ही 2 कर्मचारी संक्रमित मिले थे। 3 दिन पहले भी यहां 13 बच्चों में संक्रमण मिल चुका है। वहीं मंगलवार को कोरबा के ईसीआईसी अस्पताल में इलाज करा रहे एक 48 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। उसे यहां बांकी मोगरा से लाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मरने वाले को कोरोना के अलावा टीबी और दूसरी बीमारियां भी थीं। वहीं दुर्ग में भी एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई और दिसंबर में किसी एक दिन में 2 मरीजों की मौत का ये पहला मामला है।
प्रदेश में कोरोना से अब तक 13,600 लोगों की करीब जान जा चुकी है। पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण की बढ़ी हुई दर की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 393 तक पहुंच गई है। आखिरी बार इतनी बड़ी संख्या अगस्त और सितंबर 2021 में थी। सबसे ज्यादा 108 एक्टिव केस रायगढ़ में ही हैं। रायपुर में 74, बिलासपुर में 48 और दुर्ग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 तक पहुंच गई है।